20 साल में अगर दोबारा आपका रोग आ जाए तो गारंटी है फ्री इलाज होगा। डॉक्टर साहब, यह जो पाइल्स की बीमारी है, क्या सच में ऐसी है कि भी धक्के खाए जाओ और ठीक के नहीं हुआ? देखो, शर्म भी आवा है बीमारी में। हाँ, लगातार देखिए, अब तो क्या पुराने टाइम की बात करें तो ये लोग जो है रोगी जो हैं इस बीमारी को छुपा लेते थे बाकायदा, अपने जो उनके क्लोज संबंध है, जैसे अपनी वाइफ तक भी, बच्चों से भी, माता पिताजी से भी, वो लोग ये सोचते थे कि एक अछूत बीमारी है, गंदी बीमारी है। आदमी कपड़े खरीदने जावे तो उसकी भी गारंटी लेवे है, आदमी कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने जावे तो उसकी भी गारंटी, भाई कितने दिन की गारंटी। आप अगर इलाज कर रहे हो तो क्या गारंटी है? उसकी रिपोर्ट जब वो बोलेंगी हमने पाइल्स देख लिया, ठीक होने वाला है, रिपोर्ट थे कि हाँ ठीक होने वाला है, तो हम उस केस में गारंटी लेते हैं। अगर ये प्रॉब्लम, इफ़ द दिस डिजीज रिकरेंट, आई विल गिव द फ्री ट्रीटमेंट फॉर 20 ईयर्स, वारंटी होती है मेरी 20 साल में, अगर ये रोग दोबारा आ जाता है। ये बीमारी आपने बताया जेनेटिक्स होती है, मिर्च मसाला, फास्ट फूड, दारू, बीड़ी सिगरेट पीने से होती है, लेकिन छोटे जो बच्चे, जो 10-12 साल के बच्चे हैं, वो ना तो मिर्च मसाला खाते हैं, ना उनको जेनेटिकली है, फिर भी उनको हो जावा है। हाँ, कई बार क्या है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, छोटे 5 से 7 साल की उम्र के बच्चों से ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं जी। हाँ, 5 साल, हाँ, 4 से 5 साल के बच्चे के मैंने कम से कम 5-7 केस किए हैं। और 5 से और 12 के बीच में ये आजकल वही चिप्स वगैरह, और बच्चे मानते नहीं हैं, माँ बाप आजकल थोड़ा सा बच्चों के लिए इतने वो हो गए हैं कि ये खा लो, हाँ, वो पुराना खाना रहा नहीं, रोटी की जगह हाँ, चिप्स खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, तो अंदर से कॉन्स्टिपेशन होता है, वो स्टेन करते हैं, तो एक आर्टरी होती है। कमेंट बॉक्स में मेरे को ये और राय दें, नेक्स्ट वीडियो किस बीमारी पर बने, नेक्स्ट वीडियो किस बीमारी पे बने, हरियाणा में कौन सा हॉस्पिटल बेस्ट हो सकता है। बाणा की वीडियो बनाई थी और आज यह बवासीर के ऊपर। अमित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, यह जो बीमारी हुआ है यह कैसे हुआ है, क्या करें हम इसको ना हो? देखिए, पाइल्स, डॉक्टर साहब बैठे हैं जी। थोड़ा सा मैं शायद हो सकता है कुछ शब्द ऐसा इस्तेमाल कर दूं, मैं पाइल्स को बीमारी नहीं कहूँगा, ये हमारी बॉडी का एक डिसऑर्डर है बेसिकली। सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप चे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम हूँ भाई मैं फरीदाबाद में, अच्छी दूर आ गया ना, तो फरीदाबाद में हूँ। बहुत सारी बीमारियां हैं, एक हॉस्पिटल में ही हूँ, मैं सारी डिटेल बताऊंगा, लेकिन उस हॉस्पिटल में बड़ा अच्छा जाना माना हॉस्पिटल है, मेरे ख्याल से इंडिया में ही दूसरे तीसरे नंबर पर वो हॉस्पिटल है। जब उसकी शुरुआत हुई 40-45 साल पुराना वो हॉस्पिटल है। क्योंकि एक बड़ा की वीडियो बनाई थी, वो सक्सेस होने के बाद मेरे दिमाग में आया क्यों ना ऐसी बीमारी पे वीडियो बनाई जावे जो लोगों ने कई जगह धक्के खाने पड़े हैं और वो धक्के ना खाने पड़े, इसलिए तो रिसर्च में आया एक बीमारी, वह है पाइल्स, बवासीर। बवासीर एक ऐसी बीमारी है मेरे भाई, आप किसी क्या क्या जिक्र नहीं कर सकते, आपके दोस्त क्या क्या जिक्र नहीं कर सकते, ज़िंदगी भर मजाक उड़ा होगा, अपने घर क्या 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 जिक्र नहीं कर सकते, सीधा डॉक्टर के आगे नहीं जा सकते, करे कि जब आपकी बीमारी बिगड़ जे है ना, जब जमाइन हो गया भाई ये तो कुछ ही नहीं रहा, फिर आप अपने भाई के आगे, अपने बाप के आगे कहोगे, फिर वो आपने ले ले कई जगह हटेंगे और धक्के खाए जाओगे। इलाज मैंने अभी तक सेटिस्फेक्शन वाला ऐसा मिलता नहीं कि कहाँ मिले। मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च करी, ऑनेस्टली सच्ची बताऊं भाई, रिसर्च सच्ची में करी है। और जब 5-4 मरीज जो मेरे जानकार थे उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि अगर इस बीमारी का इलाज खातर जाना है तो जगदीप भाई फरीदाबाद जा। तो आज मैं फरीदाबाद में रहा हूँ और इस हॉस्पिटल का नाम है स्वामी सत्यानंद।
स्वामी सत्यानंद पाइल्स हॉस्पिटल। हमारे साथ हैं डॉक्टर उमेश जी, हमारे साथ हैं अमित जी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर जी प्रणाम। नमस्कार सर, नमस्कार सर कैसे हैं आप? बढ़िया सर। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहूँगा कि आप एक जीन से जी और एक अस्पताल के बारे में ऐसा सोच के आए, जी और मैं भी बड़ा एकदम से सरप्राइज़ हुआ, जी और आपने आके बताया कि ऐसे ऐसे हमने आपके बारे में सुना और बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, आपने हमारे लिए टाइम दिया। जी। डॉक्टर साहब, यह जो पाइल्स की बीमारी है, क्या सच में ऐसी है कि भी धक्के खाए जाओ और ठीक के नहीं हुआ? देखो शर्म भी आवा है बीमारी। हाँ, लगातार देखिए, अब तो खैर पुराने टाइम की बात करें तो ये लोग जो है रोगी जो हैं इस बीमारी को छुपा लेते थे बाकायदा, अपने जो उनके क्लोज संबंध है, जैसे अपनी वाइफ्स तक, तभी बच्चों से भी, माता पिताजी से भी। वो लोग ये सोचते थे कि एक अछूत बीमारी है, गंदी बीमारी है, एसटीडी से रिलेटेड है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है कोई ये भ्रम जो है ना लोगों में बहुत ज़्यादा था। लेकिन वो लगातार इस बीमारी को छुपा छुपा कर कभी इधर से कभी उधर से दवाइयाँ खा के, और देखिए जो मोस्टली इसमें मोर्टेलिटी के और जो घबराने के चांसेस होते हैं, जब पेशेंट को एकदम से इतना ज़्यादा ब्लीड हो जाए, और एकदम से ब्लीड होने के वजह से जो एक देखो, ब्लड तो एक वाइटल ऑर्गन है, अगर उसकी कमी पड़ेगी बॉडी के अंदर, और मैंने अपनी लाइफ के अंदर ऐसा देखा कि जिसमें 2-2 2.5 ग्राम का जो है ना ब्लड रह गया है कि पाइल से इतना ब्लीडिंग निकल जाती है। तो उसमें ये सबसे बड़ा एक खतरा होता है, जो ब्लीडिंग मेन है। जी ठीक है, लेकिन लोग उसको ना छुपाएं, और ये जो है अब जैसे जैसे आजकल आप सोशल मीडिया के थ्रू से लोगों को जानकारी ज़्यादा मिली, गांव में लोग ज़्यादा न्यूज़ वगैरह, लाइट वगैरह की प्रॉब्लम्स, या थोड़ा सा मास कम्युनिकेशन और ये प्रिंट मीडिया भी थोड़ा सा कम लोग जानते थे उस बारे में और पढ़ नहीं पाते थे। और आज जो मॉडर्न युग है, आप तो पता ही है कि स्मार्ट सब कुछ काम है, और फ़ोन पे टीवी वगैरह सब छोड़ के, और आजकल सेकंडों में लोग गूगल और जो अच्छे चैनल्स आप जैसे लोगों के, और वो सर्च करते हैं, और उसके बाद फिर हमसे बात करते हैं, और उसके बाद हम समझाया जाता है कि ये बीमारी क्या है और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, इससे क्या हो सकता है और ये किस प्रकार से ठीक हो सकती है, वो पेशेंट देखने के बाद ही बताया जाता है। डॉक्टर साहब, जहाँ तक सोशल मीडिया के फ़ायदे हैं, वहाँ पे नकली फेसबुक या यूनिवर्सिटी भी है। हम विश्वास ही नहीं कर सकते कौन सा डॉक्टर बढ़िया है, कौन सा हॉस्पिटल बढ़िया है। ये तो मैं थोड़ी सी रिसर्च करी और ऐसी बीमारी सोची कि भाई मोस्टली घरों में है यह बीमारी, बवासीर की बीमारी मोस्टली घरों में है, बिगड़ गई, लोग बता ही नहीं पा रहे हैं। आपका हॉस्पिटल मेरे ख्याल से 40-45 साल से है। हाँ जी, बिल्कुल है। तो 40-45 साल का सर, मैं चाहता हूं कि हमारी जो 10-15 मिनट की वीडियो है उसमें ये बताएं कि यह बीमारी कैसे ठीक हो। उसका मैंने तो भगंदर सुना है, मैंने बवासीर सुना है, उस बवासीर में भी खूनी और बादी बवासीर सुना है। इससे भी अलग क्या ये बीमारियां होती हैं बवासीर टाइप की, या बवासीर बिगड़ के कुछ और बनता है, क्या हो सकता है? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो तीनों डिजीज़ आपने मेरे को अभी बोला है, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, जी, इसके अलावा एक पाइलोडल साइनस होता है, जो रीढ़ की हड्डी के नीचे एक सैक्रम होता है, वहाँ पे ओपनिंग बन जाती है। ओके। तो इसकी जो रिसर्च हुई थी, इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो जिसको नासूर बोल देते हैं लोग। नासूर। हाँ, वो सेकेंड वर्ल्ड वार में जी तब हुई थी कि जब युद्ध हुआ तो हमारे जो फौजी वगैरह थे उस टाइम पे, जैसे घुड़सवारियाँ ज़्यादा होती थी, राइडिंग होती थी, कई बार ऐसे विदेशों जैसे देशों से लड़ाई हुई, कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता था और वो लोग नहा नहीं पाते थे, मतलब एक हाइजीन ना होने की वजह से लैट्रिन का रास्ते पे कोई इन्फेक्शन हो गया। तो इन्फेक्शन इंजुरेट करके वो पाइलोडल साइनस जो है, हाइपोट्रेक्सिस की बीमारी होती है, जो मेडिकल नेम में बता रहा हूँ कि मीन्स बॉडी में बालों का बहुत ज़्यादा होना, इसको मेडिकल टर्म में हम हाइपोट्रेक्सिस बोलते हैं, बॉडी में बालों का। हाँ। और दूसरा एक सबसे बड़ी बात है, फिस्टुला और पाइलोडल साइनस के बारे में मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ, जी शायद किसी ने नहीं बताया होगा। जी। ये हाइपोट्रेक्सिस मतलब जो बॉडी पे पूरे बाल हैं, और जो पेशेंट जो भी है, अगर आदमी लापरवाही करता है, एक्सरसाइज ज़्यादा करता है, अंडरवेयर चेंज ही नहीं किया, नहाया नहीं, और राइडिंग ज़्यादा है, उसकी वजह से ये जो बाल होते हैं हमारे, काफ़ी आपने देखा होगा कि किसी लोगों को बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, तो ये सैक्रम से नीचे और एनल वर्ज जो हमारा लैट्रिन का रास्ता होता है, जो बाहर की ओपनिंग होती है, ये वहाँ से लेके और एक नासूर टाइप एक ट्रैक बना देता है।
और ये बीच में जो सैक्रम जो होता है, हमारी जो ये वर्टिब्रा कॉलम होती है जिसको हम रीढ़ कैविटी बोलते हैं, एक सैक्रम इसका लास्ट, एक देसी भाषा में बोल दूँ तो एक वो नीचे एक ढूढ़ी सी होती है, आप भी जानते हैं कि एक नीचे प्रॉब्लम होती है। देखिए मैं अगर ज़्यादा डिटेल में उसमें बताऊंगा तो लोग, सिंपल भाषा में बताऊंगा तो समझ भी पाएंगे। ठीक है सर, गलत तो नहीं बोला, इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि देहाती लोग ज़्यादा आते हैं। अब कोई किसी बात को समझता नहीं है और लोग सोचते हैं कि भाई अगर मेरे को दर्द हो गया तो बवासीर हो गई, या मेरे को मवाद आ गया तो मुझे बवासीर हो गई, और या ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये फुंसी बन गई है छोटी सी, उसको लेके घूमते रहते हैं। किसी डॉक्टर ने बताया कि आपको तो ये बाल तोड़ है और इसकी ये दवाइयाँ खाइएगा, और वो उन चीज़ों से ठीक नहीं होता है क्योंकि इसके बीच में एक फाइब्रोस टैक बन जाता है, और वो फाइब्रोस टैक एंटीबायोटिक ज़्यादा देने की वजह से एंटीबायोटिक उसके ऊपर एक लेयर बना देता है बहुत ज़्यादा, और वो इतना फाइब्रोस हो जाता है कि वो सर्जरी में कामयाब नहीं है, और इतना डीप मतलब उसको काटा जाता है और गारंटी नहीं होती है। लगातार पेशेंट जो है बार बार एंटीबायोटिक पे इतने हायर एंटीबायोटिक ले लेते हैं कि उसको डेली के हॉस्पिटलाइज करते हैं, बाकायदा सर्जरी की जाती है, कोई किसी तरह का श्योरिटी नहीं दी जाती कि ये दोबारा भी हो सकता है या ठीक होगा नहीं होगा, स्पष्ट क्लियर बताया जाता है। उसके बाद वो दुनिया भर की एंटीबायोटिक खाता है, लगभग 5 से 6 महीने में वो जख्म भरे ना भरे इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। और एक ऐसा पार्ट है, आपको पता है बेसिकली, हाँ सेंसिटिव पार्ट है। अब जैसे अब एग्जांपल के तौर पे आपकी गाड़ी में एक पंचर हो गया है, हवा कम हो गई है तो गाड़ी डिसबैलेंस होती है। ऐसे ही ये जो हमारे परमात्मा ने जो ग्लूटेलिजन जो बनाया है, जिनको हम बम बोलते हैं, अगर इसके अंदर भी कुछ चेंजेस हो जाए, कोई कटकटाव हो जाए तो उसको बैठने में उठने में तकलीफ़ रहती है। तो इसके लिए पाइलोनल साइनस के लिए 4 सूत्र जो कि एक WHO द्वारा रिकॉग्नाइज्ड एक मेडिकेटेड थ्रेड है। 4 सूत्र जो आप बोल रहे हैं उसको हम बोलते हैं धागा बंधवाना। हाँ सर, है ना जी, लैंग्वेज में उसको धागा बोला जाता है बेसिकली, लेकिन वो असल मायने में वो क्षार सूत्र एक विधि है जो आयुर्वेदिक विधि है जिसको WHO ने रिकमेंड किया है। क्या ये रील वाला धागा होता है, कौन सा धागा? नहीं सर, देखिए मैं जो है मैं ऐसे बारे में कुछ बताना नहीं चाह रहा हूँ। कुछ मैं आजकल देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, या सोशल मीडिया पे भी इस तरह के कई डॉक्टर हैं जो बताते हैं जी। लेकिन उनको 4 सूत्र के बारे में मतलब पूरा पता ही नहीं है कि ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके ऊपर कितनी मेहनत, कितनी रिसर्च हुई है। ये किसी सुश्रुत विधि से नहीं है सर, ये सुश्रुत एक सर्जन थे, मानता हूँ, लेकिन कई लोग मैंने देखे हैं कि वो बोलते हैं कि ये तो 5000 साल पुराना एक ऐसा वो था कि उस समय से चला आ रहा है। ये बढ़ा चढ़ाने वाली बात नहीं है। हाँ जी, अतिशयोक्ति, बिल्कुल सच्चाई बताई जाएगी। हमारा जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के नाम से एक मेडिकल कॉलेज है जिसमें दोनों ही स्ट्रीम हैं, मॉडर्न भी एंड आयुर्वेदिक भी। उसमें आज से करीबन 60-70 साल पहले से डॉक्टर P जनार्दन देशपांडे ने इसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च की थी, और अपने आयुर्वेद को ऊपर ले जाने के लिए उन्होंने इसके लिए बाकायदा IMA से और हमारी CCIM के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए कि भाई जो पेशेंट ख़राब हो रहे हैं, ऑपरेशन से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा रिसर्च किया। और एक डॉक्टर P जनार्दन देशपांडे, आप नेट पे पढ़ सकते हैं, ये उन्हीं की ही रिसर्च है और ये एक बिल्कुल साइंटिफिकली वे से है, इसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ 4 सूत्र के बारे में। कितने दिन में तैयार हो जाता है, मतलब ऐसा ही है क्या? क्या बताना चाहिए, मैं वही बता दीजिए। हाँ, तो ये तैयारी के लिए सर देखिए, ये पूरा एक सिस्टम वाइज तैयार किया, इस थ्रेड को तैयार किया जाता है। लोकली हम एक 9 म्यू का थ्रेड लेते हैं जी, वो ये मान के चलिए 1.5 से 2 फुट उसकी एक लंबाई होती है। तो उसको प्रॉपरली जो है रैक बना के और फ्यूमिगेशन करके, मतलब कोई बैक्टीरिया ग्रोथ ना करे, उसका अलग एक चैम्बर होता है, तो उस बाकायदा उसमें रखा जाता है। लेकिन ये एक बार में तैयार नहीं होता है। तैयार करने के लिए, इसके लिए जो हमारी देसी दवाइयाँ होती हैं, खैर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँ, आपने देखो हरियाणा वासी हैं आप लोग, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक उल्टा कांडा होता है, उल्टा ब्रोट बोलते हैं हम उसको, वो खेतों में चिपक जाता है जी, चिपक जाएगा। आपने देखा होगा, तकरीबन जानते हैं, वो रेलवे लाइन में, भीड़ में कहीं भी मिल जाता है। तो वो अपामार जो है, वो उसका जो हम जो है ना पूरे 5 उसके अंग लेते हैं,
ओके। जड़, हम्म। पत्ता, हम्म। उसका स्टेन, मतलब वो जो जो तना, जी। स्टेन जो है उसका तना, जी। और उसका बीज और फूल वगैरह और पत्ते और टहनियाँ। जी। तो इसको फिर जो है मतलब उखाड़ा जाता है काफ़ी मात्रा में, 5, 10, 12 किलो जो भी है, और फिर इसको ड्राई किया जाता है, धूप दी जाती है अच्छे से ताकि ये सूख जाए। और दूसरा फिर एक इसको जो है ना हम भावना देते हैं, चंद्रमा भावना, जो किसी को नहीं पता है, चंद्र भावना भी दी जाती है इसके अंदर एक, कि रात्रि के समय जब अच्छा मौसम हो तो रात के समय हम सूर्य के तो दी ही दी हमने, और उसके बाद उसको हम चंद्रमा की भी देते हैं। तो एक इस बीच में मैं एक छोटा सा एग्जांपल आम आदमी को बताना चाह रहा हूँ, जो सब लोग जानते हैं कि आपने देखा होगा मोस्टली कोई लकड़ियाँ आप दरवाज़ा बनाने के लिए घर में लेके आए, जी। ठीक है, जी। और वो उस लकड़ी को अगर आप धूप में नहीं सुखाते हैं, जी। अगर आपने उस लकड़ी को धूप में डाल दिया, अभी वो गोला कट के आया है और आपने उसके स्टेम को बाहर डाल दिया, तो इट मीन्स वो ख़राब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। उसको बिल्कुल एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रूम के अंदर रखा जाता है कि जहाँ पे ह्यूमिडिटी भी होती है, बाकायदा चीज़ सूखती हैं सूर्य किरणों से, जी। लेकिन वो जो सुखाया जाता है इसीलिए कि भाई वो एक ठंडे उसमें, लेकिन लोगों को इस बारे में पता है, लेकिन डिटेल से मैं ज़्यादा बताऊंगा तो ज़्यादा समय आपका भी ख़राब होगा, हाँ लंबा हो जाएगा। डिटेल काफ़ी बड़ी है मेरी, और आपको जो अच्छा लगे उसमें रखना और नहीं तो काट देना। जी। तो हम उसमें एक रात्रि की उसकी भावना देते हैं। जी। तो सुबह फिर उसको में जो है ना हम उसको जला दिया जाता है। नॉर्मली एक हाइजीन हमारे पास प्लेट होती है, जी। तो उसको जलाने के बाद एक ऐश बनती है, उसकी एक राख बन जाती है। जी। तो उस राख को फिर जो है हम उसका जो वेट करते हैं, मान लीजिएगा 5 kg है, तो इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड इक्वलिटी क्वांटिटी ऑफ ऐश, जो उसका जो वेट आया है जी। उसी पानी में हम उसको मैशअप करते हाँ जी डाल देते हैं। हैं। जी। तो उसको भी करीबन हमें 3 दिन तक रखना होता है। उसके बाद हम उसका प्रक्षालन करते हैं आयुर्वेद में, जैसे छालना। जी। आपने देखा होगा शादी में जैसे दही छानते हैं जी। वो कपड़े में, और वो इसी तरह से फिर जो है ना हम उसको जितना था उसमें एक पोटली में डाल के नीचे बाल्टी रख के, और वो जो पानी जो आता है तो उसको इकट्ठा कर लेते हैं। कितने दिन का समय है? तो बहुत दिन हो गए इसको। हाँ तो सर मैं वही बता रहा हूँ ना जी। तो उसके बाद जो पानी निकलता है तो उसको एक लोहे की कढ़ाई में हम डालते हैं बाकायदा, और उसका फिर हम छार बोलते हैं, एल्कलाइन जैसे निकाला जाता है। जी। देखिए वो तो मॉडर्न में भी निकाला जाता है, हमारे आयुर्वेद में एल्कलाइन भी काफ़ी सारी अलग अलग उसमें निकाले जाते हैं, लेकिन मैं छार सूत्र की बात कर रहा हूँ। तो वो जो एक्सट्रैक्ट होता है, जैसे हमने जो जो वो वाटर है उसको लोहे की कढ़ाई में मंदी आंच से कम 5 से 7 घंटे तक, देखा होगा नॉर्मली आपने जो पतासे बनाते थे पुराने टाइम में, एक वो बुलबुले उठने लग जाते थे, और वो इस तरह से वो होता है। जब उस तरह का होने लग जाए, जब उसकी क्या बोलते हैं, जब वो उबलना शुरू होता है तो वो बॉयल्स बनते हैं, तो उससे अंदाज़ा लगा लिया जाता है। और दूसरा वो जो पानी बिल्कुल डिफरेंट कलर का था, एक राख कलर का था, वो बिल्कुल वाइट हो जाता है। ये उसकी निशानी है कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है। अगर वो ब्लैक हो जाता है इट मीन्स वो फेल है, बायोकेमिस्ट्री उसकी 0 है। ये डीपली बात मैं आपको बहुत डीपली बता रहा हूँ, किसी ने नहीं बताई ये डीपली, जो मैं जितना गहराई में, मेरे पास कई इंटरव्यू वाले आए हैं, पता नहीं क्यों आपसे मेरा इतना जो एकदम से मेरे को बताने का आज मन है। जी। हाँ एक जानकारी है, बाकी जितनी आपको अच्छी लगे उतनी आप सेव करो, और सारी जेन्युइन है। तो कितना दिन लग जाते हैं इस क्षार सूत्र को? सर उसके बाद फिर जो है मैंने आपको बताया था एक चैम्बर होता है, उसके अंदर जो हम उसको फ्यूमिगेशन करके रखते हैं, तो हमारे पास उसके फ्रेम होते हैं। जैसे हमारा मान लो 1.5 फुट का है, तो 1.5 फुट पे हम उसको इधर से भी टाई कर देते हैं, इधर से भी टाई कर देते हैं, बाकायदा एक फ्रेम पे वो आ जाता है। उसके बाद फिर जो है एक सिहुंड, अब अपने हरियाणा के लोग भी तो खैर जानते होंगे, एनसीआर, और बाहर के लोग नहीं जानते। सिहुंड आयुर्वेद में नाम है उसका, लेकिन आपने देखा होगा खेतों की बाड़ियों में कांटे कांटे वाला पेड़ लंबा सा, सुनही बोलते हैं उसको, आयुर्वेद में सुनही बोलते हैं, देसी में। और
मैं हरियाणा में उसको बोलते तो हैं, जैसे जाड़ दांत में दर्द हो जाता है तो उसका दूध का एक एक्सट्रैक्ट लगा के पेन कम हो जाता है, ऐसा है। जी। मैं हरियाणा में उसका नाम नहीं बता पा रहा आपको, हरियाणवी लैंग्वेज में। आखा? नहीं नहीं, आँखा अलग चीज़ होती है, वो बाड़ों में लगता है, कांटे वाला होता है और वो फैलता है। आखटा नहीं सर, नहीं आखटा तो सर दूसरा हो गया। ठीक है। हाँ तो ये प्रोसीजर है बेसिकली सर वो जो मैं बता रहा हूँ, चलो जो वो है जो मैं आपको बता रहा हूँ सेहुंड के बारे में, वो दांत दर्द में भी काम करता है। जो दर्शक मुझे सुन रहे हैं शायद कुछ लोग जरूर जानते होंगे उसके बारे में, जो बुजुर्ग हैं। बॉक्स में जरूर बताइए भाई। हाँ हाँ जी। हाँ जी, कि वो जो दांत के दर्द में भी काम करता है, बट उसके कट, जैसे उसके स्टैंड पे हम जैसे कट मारते हैं, आपने देखा अभी भाई साहब आखे के बारे में बात कर रहे थे, तोड़ते हैं तो दूध निकलता है, ठीक है जी। ऐसे नीम से भी निकलता है, सही अर्जुन की छाल है, आपने बबूल के पेड़ देखे हैं, वो निकलता है घोन टाइप सा। तो उसके अंदर से एक बिल्कुल पतना, और उसका मेन काम क्या होता है, वो एक एडेसिव होता है। एडेसिव मीन चिपकाने वाला, बाइंडिंग। ओके। एक बाइंडिंग के तौर के लिए हम उसको लेते हैं कि वो हमारा जो हमने क्षार सूत्र बनाया है तो उसको बाइंड तो करेंगे, वो थ्रेड पे रुके तो होगा किसी न किसी चीज़ तरह से। तो एज ए जैसे फेविकोल वगैरह लगा लीजिए, लेकिन वो फिर वो ये बिल्कुल साइंटिफिक है। और फिर इसके अंदर एक हरिद्रा, जो हम नॉर्मली हम जो बोलते हैं हरिद्रा मतलब हल्दी जी। तो 11 कोटिंग जो स्टार्टिंग की इसकी होती हैं क्षार की, और प्लस जो मैंने आपको भी वो बताया था कि जो एक्सट्रैक्ट है, जो दूध है जी। सेहुंड का, उसको लगातार जो है 11 उसको वो दी जाती हैं, मतलब हाँ वो एक बार में नहीं दी जाती हैं। हमने एक बार दी, उसको रख दिया, मान लीजिए हमने 15 थ्रेड लगाए हैं तो एक बार कर दिया तो उसको 24 घंटे के लिए फिर उसको फ्यूमिगेशन करना पड़ता है, रखना पड़ता है, ताकि वो पकड़ बनाए अपनी, उसका टाइम होता है पकड़ बनाने का। फिर वो ऐसे ही ये प्रोसेस फिर 11 बार होने के बाद फिर जो मैं हल्दी बता रहा हूँ, फिर वो हल्दी का भी एक्सट्रैक्ट हम लेके उस पर लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है हल्दी एंटीसेप्टिक होती है जी। और क्षार सूत्र के बारे में मैं आपको और सबसे बड़ी डिटेल बताना चाह रहा हूँ। जो क्षार सूत्र का मेन काम जो होता है, अगर साइंटिफिकली वैसे अगर मेरे से कोई पूछे, एज ए डॉक्टर कोई मेरे को पूछे, तो अगर उसका कोई क्वेश्चन हो तो सर ये क्या करता है, देखिए ये जो क्षार सूत्र होता है ना, इसके बाद भी हमारे पास एक टेस्टिंग होती है जी। तो उस टेस्टिंग में हम देखते हैं कि इस क्षार सूत्र की पीएच वैल्यू कितनी है। मैंने देखा है लोग बाज़ार से ख़रीदते हैं, और जो मैंने डॉक्टर पी जनार्दन देशपांडे जो इनके पेटेंट हैं जी। जिनको FRSH भी मिल गई थी अमेरिका में, उनको बुलाया गया था कि आप आइए और इस फील्ड में काम करिए, पर कुछ लोगों ने यहाँ पर हंगामा किया कि आप आयुर्वेद को लेके वहाँ जा रहे हो और इंडिया में हमारा आयुर्वेद है, हम ऐसे इसको बांटेंगे नहीं। तो FRSH भी कैंसिल करवा दी थी डॉक्टर पी जनार्दन देशपांडे की। तो ये 10.5 pH वैल्यू जो क्या करता है, जो फिस्टुला मेनली क्या होता है, कई टाइप का होता है। लोग समझ लेते हैं कि छोटी सी फुंसी है और लैट्रिन के पास में है या इधर है उधर है, उसकी भी एक क्लॉकवाइज जैसे हमारी वो होती है कि ये कौन से क्लॉक का है या कौन से रीजन में है, कौन सी मसल्स में गया है, स्फिंक्टर के अंदर से गया है। जैसे लैट्रिन कंट्रोल करने वाले परमात्मा ने तो जो हमें वॉलेंट्री और इन्वॉलेंट्री जो दो अपना एक छल्ले दिए हैं कंट्रोल करने के लिए, कि भाई जैसे हमारा अब स्टूल आया, मतलब हम शौच के लिए जाते हैं जी। तो वो हम सोचते हैं कि भाई चलो फ्रेश होना है, तो एक मोटर की जैसे हमें सेंसेशन मतलब पता चलता है कि भाई टॉयलेट आया है, तो हम कुछ सेकंड के लिए रोक सकते हैं। तो वो स्फिंक्टर जो होता है वो 2 तरह का होता है, वॉलेंट्री और इन्वॉलेंट्री, ऐच्छिक और अनैच्छिक। तो ऐच्छिक के थ्रू हम उसको रोक लेते हैं। ठीक है। मैंने जो काफ़ी MRI देखी हैं, इंटरस्टिशियल फिस्टुला बहुत मिले हैं। मॉडर्न सर्जरी में वो क्या करते हैं कि बार से निकाल देते हैं, स्फिंक्टर को छोड़ देते हैं। और कुछ डॉक्टर देखिए, अब नाम तो हम किसी का लेना नहीं चाह रहे हैं जी। वो उसमें अगर वो स्फिंक्टरेक्टमी अगर हो जाती है पूरी प्रॉपर तरीके से, तो एक साइड पहली बात तो वो रिकरेंट करेगा, और दूसरा जब उम्र में आएगा, बॉडी शिथिल होती है आदमी की, मेमोरी लॉस होती है, बॉडी भी वो होती है, तो उसका एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये आता है, वो स्टार्ट बहुत जल्दी आ जाता है, चाहे वो युवा भी हो। क्योंकि जो मेन चीज़ जब अनकॉन्टिन्यूस स्टूल हो गया कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे किसी चीज़ को,
इट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। और वो स्टूल बगैर मतलब वो टॉयलेट तक नहीं जाता है और वो वहीं पे ही निकल जाता है। तो ये सबसे पहले इसमें देखिए एमआरआई बहुत ज़रूरी होती है। एक एमआरआई टेस्ट होता है, क्लियर कट पता चल जाता है क्योंकि ये एक जगह पे नहीं होता। और एमआरआई के थ्रू ही पता चलता है कि ये इंडुरेशन ये हाई एनल पे गया है, लो एनल पे गया है, डेंटेड लाइन पे गया है या लो फिस्टुला है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, स्क्रोरेक्टल है, इंटरस्फिंक्ट्रिक है, सुप्रास्फिंक्ट्रिक है, वेसिकोवेजाइनल है। और सबसे ख़तरनाक जो एक फिस्टुला होता है दुनिया में जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसको हम हॉर्सशू फिस्टुला बोलते हैं। बाकायदा मॉडर्न की सर्जरी मतलब जो बुक होती है हमारी, जो सर्जन वगैरह पढ़ते हैं, एक डॉक्टर की हैं, उन्होंने ही ये लिखा है कि जो हॉर्सशू फिस्टुला है ना, इट इज़ द मतलब नॉन क्योरेबल, ये ठीक नहीं हो सकता, इसका कोई वो नहीं है। तो उसके बारे में भी आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, घोड़े की नाल की तरह। इसमें जो हमारा लेटरिन का जो बाहर का रास्ता होता है जी जो एनल वर्ज होती है, जी एक ओपनिंग यहाँ से बन के, एक ओपनिंग यहाँ से बन के, और वो घोड़े की नाल की तरह यूँ बन जाती है। ठीक है। तो वो इनक्योरेबल है, मॉडर्न साइंस बिल्कुल मना करती है उसको। और सबसे बेस्ट इसका रिजल्ट क्षारसूत्र में है। ये कम से कम, मैं ज़्यादा अपने बारे में नहीं कहना चाह रहा, मेरे पास पेशेंटों के रिकॉर्ड भी हैं, नंबर भी हैं, बाकायदा पेशेंट बात भी कर सकता है। तो वो पेशेंट हमने ठीक किए हैं जो मॉडर्न सर्जरी ने फेल किए हैं। और रही बात जो अब पाइल्स के बारे में, ब्लीडिंग पाइल्स है। अब बवासीर में भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। स्टार्टिंग में जैसे किसी को हल्का फुल्का खून आ गया तो वो कहीं से दवाई खा ली, किसी ने देसी दवाई बता दी, वो ब्लीडिंग रुक जाता है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, नेचुरली रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि पेट साफ रखो, खान पान अच्छा रखो, परहेज रखो, तो कुछ टाइम के लिए रुक जाता है। बट पेशेंट सोचता है मैं ठीक हो गया हूँ, वो फिर सेकंड स्टेज पे आ जाता है। सेकंड स्टेज पे भी और फर्स्ट पे भी देखने के लिए हमारे पास दूरबीन होती हैं, उनके द्वारा हम देखते हैं कि भाई ये फर्स्ट एंड सेकंड का है। थर्ड में पेशेंट अपने आप ही बता देता है कि मुझसे फूल के बाहर आ रहे हैं जी और पिचकारी की तरह खून आ रहा है। तो थर्ड और फोर्थ में मतलब यही होता है कि वो ज़बरदस्ती उंगली से जैसे घुसाया जाता है। आम भाषा में अगर मैं बताऊं तो जैसे पहले बोलते थे कि कांच निकल जाती थी, ऐसे ही पाइल मास जो है फूल के बाहर आ जाते हैं, वो थर्ड और फोर्थ है। और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, जैसे लाइक जेट, एकदम पिचकारी की तरह। तो इंस्टेंटली हम पेशेंट को कुछ नेसेसरी जो टेस्ट होते हैं वो करवा के जी पेशेंट को सेम डे ही ब्लीडिंग रो देते हैं, और ना ही उसमें कोई काटा भी टिकी जाती। और विद इन 15 से 20 मिनट का ये प्रोसीजर होता है, और हैंड टू हैंड उसमें ब्लीडिंग रुकती है। दर्द होता है बहुत कम दर्द के लिए हम नहीं, वो जब हम करते हैं तो देखिए हम लोकल एनेस्थीसिया वगैरह या मेडाजोलम यूज़ करते हैं, सेडेट कर लिया पेशेंट को या सुन कर लिया, ठीक है। तो पेशेंट को हम पता नहीं लगने देते, पेशेंट पैनिक नहीं होता है। और 5 से 7 दिन में जो क्षारसूत्र है वो अपनी मतलब जब मैंने आपको बताया था पीएच वैल्यू के थ्रू, और उस जो पाइल मास है उसके बेस को हम टाई करते हैं। अब सपोज कीजिए मैं आपके गले पे धागा कुछ भी एक चीज़ बांध भी दूँ नॉर्मली, या फिंगर पे बांध दूँ, तो उसको आपको सप्लाई नहीं मिलेगी, ना ब्लड सप्लाई है, ना ऑक्सीजन की है, ना कुछ है। तो क्या होगा, वो गैंग्रीन हो जाएगा, गल जाएगा। तो वो ऐसे ही, लेकिन ये बंगाली लोग जो मैंने देखे हैं तकरीबन वो प्लेन थ्रेड को बांध के, या कोई कहता कि घोड़े का बाल बांध दिया जी, किसी ने वो बांध दिया, नॉर्मली है वो, तो आप फिंगर पे बांध लीजिए, वो कट के गिर जाएगी। क्योंकि बायोकेमिस्ट्री हमारी ये कहती है कि 10.5 pH में कोई भी बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करता, क्योंकि लेटरिन के रास्ते से जो हम जब खाते हैं तो सारा यहीं से ही निकलता है। तो उसमें दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव भी और ग्राम नेगेटिव भी। और हम इसमें एंटीबायोटिक भी नहीं देते हैं, और कि भाई जो बिल्कुल 10.5 pH वेल, तो बैक्टीरिया आप चाहे उसका स्मीयर लेके देख लीजिएगा या पैथले में भेज के चेक कर लीजिएगा, उसके अंदर आपको कोई भी बैक्टीरिया नहीं मिलेगा जो उनको नुकसान करता है। और फर्स्ट एंड सेकंड में जो होता है ना तो सर्जरी की जा सकती है, और ना ये क्षारसूत्र भी फर्स्ट एंड सेकंड में नहीं है, थर्ड एंड फोर्थ के लिए है। और उसके लिए मैं बताना चाहूँगा जो अंदर के पाइल मास होते हैं उसमें हम इंजेक्शन थेरेपी से करते हैं, ये भी बिल्कुल सेफ़ है। उसमें अगर उनको ब्लीडिंग है, मान लीजिए पेन है और पाइल मास हैं, वो भी इसी तरह से 15 से 20 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो भाई
तो ये जो बीमारी है पाइल्स की, कितने सारे इसके अंदर फॉर्म है, भगंदर है, फिस्टुला है, मतलब कितना कुछ इसके अंदर है, फिशर टाइप है। लेकिन अब समझने वाली बात ये, यहाँ पे जो डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेनेशन दी है, इन डॉक्टर साहब ने, मैंने बवासीर की बहुत सारी वीडियो देखी हैं, कभी किसी डॉक्टर की देख ली, कभी की, वो एक्सप्लेनेशन आज उससे कहीं गुना एक्सप्लेनेशन आज यहाँ पे देखी है। कमाल है भाई। और कितनी खतरनाक बीमारी होती नहीं है जितनी खतरनाक हम इसको छुपा के बना दे। वहाँ बीमारी ठीक हो सकती है अगर आप जल्दी से डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी फैमिली से हम भी तो जदे कंसल्ट करा ना, जब पानी ऊपर से चला जावा है घर कहते लुकमा बतावा, हाँ यार दोस्तों से नहीं बताते, कदे मजाक उड़ा, और कई दिन तक मजाक उड़ा है, कोई भी बात पे मजाक उड़ेगा आपका। बड़ी खतरनाक बीमारी हम अपने हाथों बनावा भाई उसने। अच्छा, फिर शर्म भी आवा, डॉक्टर के पास जाओ और पैंट उतारनी पड़ा है और कितना, लेकिन शरीर का एक पार्ट है, एक बीमारी है, दिखाओगे तो ठीक हो जाओगे, नहीं दिखाओगे तो कहीं कहीं मिलने पड़े रहोगे भाई। थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं डॉक्टर साहब से। दूसरा भाई साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही कि मैं देखता हूँ कि जो फीमेल के लिए तो देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट हमारे हॉस्पिटल में एक रूल है, विदाउट लेडीज अटेंडेंट के या स्टाफ नर्स के हम नहीं देखते हैं पेशेंट। हाँ, मैंने सुना है आपके यहाँ पे 20 साल से हैं जो लेडी अटेंडेंट हैं वो रहते हैं। 20-22 साल से हमारे साथ ही हैं, उनसे पहले और भी थी जी। तो ऐसे में औरतें जैसे थोड़ा सा एक एजिटेशन होती है दिखाने में जी। और दूसरा फिर उनके अटेंडेंट जैसे उनको वही साथ में जो भी आया है अटेंडेंट, उसके हस्बैंड है या जो रिलेटिव है या लेडीज़ है कोई भी, उनको हम साथ में खड़ा करके उनको दिखाया जाता है और बताया जाता है, समझाया जाता है। क्योंकि सबसे पहले तो इस रोग के बारे में लोग देख ही नहीं सकते मुझे क्या हो रहा है नीचे, सबसे मेन कारण तो ये है। वो तो यही सोचता है कि यार ये हो गया, हाँ कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, क्या है क्या नहीं है समझ में नहीं आ रहा है, कभी खून आ रहा है कभी बंद हो रहा है। तो ये जो आप बात कह रहे हो कि जो पैंट उतारना पड़ता है, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, पेशेंट का और डॉक्टर का एज के हिसाब से एक रिश्ता होता है। मान लीजिए अब आप हैं, आप यंग हैं, मेरे भाई जैसे हो, तो मैं आपके साथ एक भाई की तरह आपका ट्रीट करूँगा। अगर ओल्ड एज में है, वो चाहे फीमेल हो या मेल हो, वो हमारे माँ बाप के समान है, ये हमारा आयुर्वेद कहता है। और तीसरा कि जो हमारे हम उम्र की हैं या हमसे छोटी हैं, वो बिटियाँ हैं और वो बहन है, तो इस तरह से हम बिल्कुल स्पष्टली उनके रिलेशन तक बोलते हैं, हम पेशेंट नहीं बोलते हैं उनको कि आप हमारी माता जैसी हैं या आप बहन जैसी हैं। एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करना पड़ता है कि भाई आप मैं भाई समझो मुझे, गलत नहीं होगा। तो इस हिसाब से जो लोग की हेजिटेशन हट जाती है, ये हमारे हॉस्पिटल में इस तरह से किया जाता है। देखो भाई, बीमारी है, बीमारी को बीमारी से ही ठीक किया जाए, डॉक्टर ही ठीक करेंगे उसको, और हम सोचे रहा सोच के और सोच की जगह ने और ख़राब कर ले। वैसे इतना बड़ा क्लिनिक है, यो सोच दोगे इतनी बड़ी जानकारी इस तरह बड़े क्लिनिक में लेना आ गया। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दूं इस क्लिनिक की। 300 रुपये की पर्ची कटे जरूर है, वो आपकी लाइफ टाइम की पर्ची है। यूँ नहीं कि आपने हफ्ते में बुलाऊंगे फिर पर्ची, 10 दिन में बुलाऊंगे फिर पर्ची, नहीं, एक ही पर्ची एक ही बार कटेगी आपकी, 300 रुपये की है। और डॉक्टर साहब मैं एक छोटी सी जानकारी और आपसे ले लूँ। आदमी कपड़े खरीदने जावे तो उसकी भी गारंटी लेवे है, आदमी कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने जावे तो उसकी भी गारंटी, भाई कितने दिन की गारंटी। आप अगर इलाज कर रहे हो तो क्या गारंटी है? देखिए सर, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है जिसने आपने मेरे को ऐसी बात कह दी कि देखिए सर, गारंटी तो मेरी अगली सांस की भी नहीं है। मानते हैं आप, प्लेन भी गिर जाता है जी, ठीक ठाक आदमी भी गिरते देखे होंगे आपने, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया उनको कैंसर भी होता देखा है। हाँ, 2 महीने बाद फिर हो जाए। देखिए मतलब सबसे पहले तो देखो रोग का निदान होता है, डायग्नोज होता है। पेशेंट के तो खैर हम नहीं बोल सकते, उसके अटेंडेंट को बता सकते हैं, वो भी पूरी तरह से नहीं बता पाएंगे। हम एकदम से बोलेंगे आप कैंसर की शिकायत लग रही है मीन्स शक में है पूरा, मैं 90% से भी ऊपर हूँ, लेकिन हम कहते हैं जी 40 से 50 इसमें कैंसर हो सकता है। तो वो एकदम से पेशेंट थोड़ा सा
या तो हम पे विश्वास ही नहीं करता, अरे डॉक्टर ने तो आके अभी तो ये प्रॉब्लम हुई तो कैंसर बता दिया, ये तो कोई ऐसे ही बेवकूफ़ डॉक्टर है। तो कई पेशेंट जो हमने जिनको PR किया लिए आपको गैस्ट्रो के लिए वो हम पीस लेते हैं, अंदर से टीम होती है हमारी, तो टुकड़ा लेके वो हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजा जाता है। इसी 7 से 8 दिन में रिपोर्ट आती है। तो लगभग आज तक 99% जितने भी मैंने आज डिक्लेयर किए हैं वो उनको कैंसर ही निकला है। डॉक्टर साहब, गारंटी शब्द को छोड़ के हम ये बात करें, अगर किसी ने आपसे बीमारी का इलाज करवाया और वो ठीक नहीं हुआ तो क्या फिर दोबारा? सर पहली बात तो ये है कि जो केस अगर हमें ये लग रहा है कि ये इसके अंदर सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हैं, बात ये नहीं है कि पाइल्स तो ठीक होने वाला है, पाइल्स तो ठीक कर देंगे हम, उसके साथ कई रोग भी तो जुड़े हैं। ओके। जैसे अब डायबिटिक है, कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा डायबिटिक है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा शुगर भी है और BP भी है और दूसरा इम्यूनिटी है और दूसरा लीवर कभी इफेक्ट आ रहा है। हाँ, तो हम रिपोर्ट देखते हैं ना कि पेशेंट करने लायक है नहीं है, वो फेक काम नहीं है कि हाँ जी आया और लेटाया और कर दिया। उसकी रिपोर्ट जब वो बोलेंगी हमने पाइल्स देख लिया ठीक होने वाला है, रिपोर्ट देखी हाँ ठीक होने वाला है, तो हम उस केस में गारंटी लेते हैं। अगर ये प्रॉब्लम इफ़ दिस डिजीज रिकरेंट आई विल गिव द फ्री ट्रीटमेंट फॉर 20 years वारंटी होती है मेरी। 20 साल में अगर ये रोग दोबारा आ जाता है तो मैं फ्री में इलाज करूँगा। 20 साल में अगर दोबारा आपका रोग आ जाए तो गारंटी है फ्री इलाज होगा। कोई डॉक्टर खांसी की जुकाम की भी गारंटी नहीं लेंदा भाई, ये भी इलाज करवा ले और अगले साल तक तेरा खांसी नहीं हो। अगला साल खांसी तो तीसरे महीने हो जावा है, मौसम 4 बार आवा ना अपने देश में, तो खांसी तो तीसरे चौथी बार आ जाओ। फिलहाल डॉक्टर साहब ने कहा 20 साल की गारंटी मैं लूँगा भाई, ये है बड़ी बात। अच्छा, बशर्ते इसमें एक बात मेरी ये रहेगी जी, देखिए आम जीवन है, सब लोग आप जानते हैं आजकल योगा एक्सरसाइज जिम वगैरह और खाने के मतलब जो सिस्टम सब लोग जो अपनी बॉडी के लिए सोचते हैं कि भाई मैं ऐसा करूं, तो लगभग देखो मैं ऐसा भी नहीं कह सकता, मेरे पास ऐसे ऐसे साधु संत भी आए हैं, ऐसे ऐसे भी आए कि जिन्होंने ज़िंदगी में कभी नॉन वेज मिर्च मसाले तली हुई चीज़ें कभी ज़िंदगी में नहीं लिया और मैंने उनको 4th ग्रेड पाइल मास देखे हैं। पेट खराब होने की वजह से भी हो जाता है कुछ, ये एक बीमारी आनुवंशिक भी होती है जिसको हम जेनेटिक बोलते हैं। जैसे आपको है तो शुगर भी एक जेनेटिक है, ये भी एक जेनेटिक रोग है कि अगर वो पेशेंट ये सोचे कि भाई डॉक्टर साहब ने तो मेरी गारंटी ले ली और वो आप अनाप शनाप खाए हैं, बताओ हम उसके साथ थोड़ा ना रहेंगे। हम कई पेशेंटों को बोलते हैं कि भाई आपको 7 दिन राइडिंग नहीं करनी, 2 व्हीलर नहीं चलाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। कई पेशेंट तो ये आते हैं जी देखो आप इलाज करो ना करो लेकिन ड्रिंक तो मैं करूँगा, तो उसका क्या किया जाए? हाँ तो क्या करेंगे उसका बताओ। अभी मैंने ट्रीटमेंट किया किसी को, मैंने प्रिकॉशन बताया कि आपको बाइक पे नहीं जाना है, आप बाहर तो मेरे सामने पैदल जा रहे हो, वहाँ जाके आपने बेटे को खड़ा कर दिया। मैंने ऐसे पेशेंट बहुत देखे हैं, वो बाइक पे बैठ जाते हैं। दैट इज़ द मेन नेग्लिजेंसी। वो केसेस हमारे कई बार जो है हमें परेशान कर देते हैं, सिर्फ वो हमारी बात नहीं मानते। और दूसरा मैं आपको फिशर के बारे में बताना चाह रहा हूँ जी। फिशर जो है एक जो हमारा लैट्रिन का रास्ता बाहर का रास्ता जो होता है एनल वर्ज होती है जी। तो उसके अंदर एक कट लग जाता है, दरार, मतलब उसको दिन में फिशर को दरार बोलते हैं। सीवियर पेन हो उसको, पेन इंजेक्शन मतलब इंजेक्शन दर्द का इंजेक्शन दर्द की गोली के बाद भी पेन नहीं जा रहा है, विदाउट 7 से 8 मिनट लूँगा मैं उनकी, विदाउट लोकल एनेस्थीसिया, कोई सुन करे नहीं। दैट इज़ द स्क्लेरोस्टेंट थेरेपी। और ये यूज़ की भी जाती है अपोलो हॉस्पिटल में भी और उनमें भी, बट उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं वो लोग। 7 से 8 दिन के बाद पेशेंट मतलब ये जो हाँ नहीं 7 से 8 मिनट में वो जो उनको पेन मान लिया 80% है 90 है और वो मेरे से बात करके आया है, तो मैं उसको ये कहता हूँ कि आप पेन किलर का मत है और पैसे मुझे तब देना। और ये भी बताया जाता है कि भाई मैं सुन नहीं करूँगा, कहीं आप ये सोचो कि सुन की वजह से मेरा दर्द बंद हो गया, क्यों सुन का असर आएगा तो फिर पेन आ जाएगा। उनसे हम सिर्फ 7 मिनट मांगते हैं कि आप पैसे बाद में दीजिएगा जब आपका पेन चला जाए। अगर आप सुबह जाते हैं टॉयलेट, अगर आपको पेन आ जाए तो पेमेंट रिटर्न। क्या ये कॉन्फिडेंस तभी है जब सच्चाई है। ये बीमारी आपने बताया जेनेटिक्स होती है, मिर्च मसाला फास्ट फूड दारू बीड़ी सिगरेट पीने से होती है, लेकिन
छोटे जो बच्चे जो 10-12 साल के बच्चे हैं, वो ना तो मिर्च मसाला खाते हैं, ना उनको जेनेटिकली है, फिर भी उनको हो जावा है। हाँ, कई बार क्या है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, छोटे 5 से 7 साल की उम्र के बच्चों से ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं। जी। हाँ, 5 साल, हाँ, 4 से 5 साल के बच्चे के मैंने कम से कम 5-7 केस किए हैं। ओके। और 5 से और 12 के बीच में ये आजकल वही चिप्स वगैरह, और बच्चे मानते नहीं हैं। माँ बाप आजकल थोड़ा सा बच्चों के लिए इतने वो हो गए हैं कि ये खा लो, हाँ, वो पुराना खाना रहा नहीं। रोटी की जगह चिप्स, हाँ, चिप्स खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, जी। तो अंदर से कॉन्स्टिपेशन होता है, वो स्टेन करते हैं। तो एक आर्टरी होती है, वो आर्टरी फूल के एक बल्ब नुमा, पॉलिप बोलते हैं उसको, एक बल्ब नुमा हो जाता है, और उसके पीछे से पूरी वेन जुड़ी होती है। और वो पेशेंट की कंप्लेंट सिर्फ ब्लीडिंग की होती है। जब वो थोड़ा बढ़ जाता है, तो भाई माँ बाप देखते हैं भी खून आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं जी, गांठ निकलती है अंदर से, वो पाइल से नहीं होता है, लोग उसको भी पाइल सोच लेते हैं। ओके। और उसका भी हम मतलब नो पेन, नो सर्जरी, नो कटिंग, ओनली हल्क क्षार सूत्र से ही 3 दिन के अंदर बगैर पेन के वो अपने आप ही कट थ्रू हो जाता है, और ब्लीडिंग बिल्कुल बंद। और ये मैं ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा, देखिए ज़्यादा बोस्टफुली बातें अच्छी नहीं लगती हैं कि ड्रामेटिकली हो जाता है ज़्यादा वो बोलना भी। जी। ये मतलब मैं काफ़ी पेशेंट ये कर चुका हूँ बच्चे। और अडल्ट में रेक्टल पॉली बोलते हैं, जैसे मैंने जुवेनाइल पॉली बोला जो बच्चों में हो जाता है, अडल्ट में भी सेम वही बात होती है। इसके अलावा एक HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं, जिसको लोग ये सोचते हैं कि वो एक्चुअली STD है, एक बीमारी है, एक वायरस होता है। तो ये डिजीज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन विद द सेक्सुअल रिलेशन। ओके। हाँ, तो उसमें वाट बनता है, वायरस होता है, ये भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसके लिए भी हमारे पास बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है, और बाकायदा सारी जांच करके 15 से 20 मिनट में बगैर पेन के उसको हटा। अगर आप हमारे चैनल पे हमारी अगर फ़ोटो वगैरह, अगर आपका कोई ऐसा प्रोटोकॉल ना हो कि नहीं दिखा सकते, लेकिन लोग जानते नहीं है, घूमते रहते हैं, परेशान होते हैं। आपका चैनल का नाम बता दीजिए डॉक्टर साहब, क्या है? क्या यही है स्वामी नित्यानंद? स्वामी सत्यानंद चैनल नहीं सर, हॉस्पिटल बोला, स्वामी सत्यानंद पाइल्स हॉस्पिटल। ओके। स्वामी सत्यानंद पाइल्स हॉस्पिटल हमारे डॉक्टर उमेश जी का एक चैनल है, आप उसको देख भी सकते हैं भाई, सब्सक्राइब जरूर करियो। और अच्छा, आपने बताया जुवेनाइल का, आपने बताया रेक्टल पॉली, हाँ, और तीसरा भी शायद कौन सा बता? HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं इसको। ओके। तो पेशेंट को सोचता है कि जैसे स्टूल वाश करते टाइम, शौच के टाइम वो होता है, उसको दाने दाने से महसूस होते हैं, फिर 1 से 2, 2 से 4, फिर वो पूरा फैल जाता है, और आगे हमारे प्राइवेट पार्ट तक भी मैंने देखा है कि वो आ गया है। उसकी जब टर्शरी स्टेज हो जाती है, तो वो HIV में भी मैंने देखा कई पेशेंटों को HIV निकला है, और HIV के बारे में दुनिया को पता है। और मेन कारण ये STD से है, जो मैंने आपको बताया था अभी। और फीमेल्स के अंदर जो है, ये बीमारियां ज़्यादातर तब आती हैं जब डिलीवरी नॉर्मल होती है, काफ़ी स्टेनिंग दी जाती है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि हमारा जो लैट्रिन का रास्ता है, और जहाँ से मतलब बेबी पैदा होता है, मैं खैर खुल के नाम नहीं ले सकता, हाँ, तो उसमें सिर्फ आधा 1 सेंटीमीटर का एक वो होता है। हाँ, तो वो उस समय पे आजकल रास्ते को खोलने के लिए एक एपोजियोटमी बोलते हैं, उसमें कट लगा देते हैं, और जोर भी लगवाते हैं काफ़ी। तो वो कट में फिर वो बाद में स्टिच देते हैं। तो मैंने देखा कि वहाँ पे फिस्टुला भी कई बार बन जाता है, क्योंकि वो टेंडरनेस रहती है और शूल पास हो नहीं पाता है। फिर लगभग किसी को फिशर, किसी को फिस्टुला, और किसी को पाइल्स। मेनली 90% मैंने लेडीज़ों में डिलीवरी इंड्यूस्ड हेमोराइड्स मीन्स पाइल्स, फिशर, फिस्टुला ज़्यादातर देखा है। तो भाई ये बीमारी कितनी खतरनाक बन सका है, और आप इसके बारे में सोच के भी अंदाज़ा लगाओ, लेकिन सिर्फ आप शर्माओगे तो बीमारी बढ़ेगी। बीमारी कौन शर्मावा है, या और हैवी हो जाओगी। हमारे साथ डॉक्टर आयुर्वेद आचार्य अमित जी बैठे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। जय सर, मैं तो आपका जय सर बोलूँगा। जी 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 सर। अमित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, यह जो बीमारी हुआ है,
या कैसे हुआ है, क्या करें हम इसको ना हो? देखिए पाइल्स, डॉक्टर साहब बैठे हैं जी थोड़ा सा मैं शायद हो सकता है शब्द ऐसा इस्तेमाल कर दूं, मैं पाइल्स को बीमारी नहीं कहूँगा, ये हमारी बॉडी का एक डिसऑर्डर है बेसिकली। ओके। और ये डिसऑर्डर बनता है हमारे खान पान के गलत तरीके से। आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका है। अगर हम बात करें आज से 35-40 साल पुरानी, तो हमारा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हुआ करता था। अब क्या हो गया, आजकल की नई जनरेशन कंप्यूटर पे काम कर रही है, कई कई घंटे बैठ के काम करती है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक चेयर पे बैठे रहना है, बीच में 15-20 मिनट के लिए लंच करना है या सिर्फ बैठे रहना, ये होता है। तो ये जो पाइल्स की जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ये उस सिटिंग प्रॉब्लम से भी होती है, सिटिंग की वजह से भी होती है। और सबसे बड़ी वजह है जो हमारा खान पान आज का। जब मैं लोगों से बात करता हूँ कि आप फास्ट फूड कितना खाते हो, बोले जी हम तो बहुत खाते हैं। मैंने कहा क्या क्या खाते हो? सब बर्गर भी खाते हैं। मैंने कहा फास्ट फूड पूछ रहा हूँ बाबा। बोले सर यही तो फास्ट फूड होता है। मैं कहा ये फास्ट फूड नहीं होता, ये जंक फूड होता है। तो कहते हैं सर फास्ट फूड क्या होता है? तो मैं फास्ट फूड वो होता है कि आपको भूख लगी, आपने जल्दी से कुछ ना कुछ खा लिया जो रेडीमेड है और कुदरती है। आपने 2 केले खा लिया, आपका पेट में कुछ चला गया। आपने 1 गिलास दूध पी लिया, ये फास्ट फूड है। आपने अपनी डाइनिंग टेबल में से 2 सेब उठा के खा लिए, ये फास्ट फूड है। लेकिन ये फास्ट फूड है जी, समोसा छोले भटूरे ये जंक फूड है सर। ओ माय गॉड, ये तो भाई आज ही पता चली, नहीं तो छोले समोसे बर्गर ही ना हम फास्ट फूड समझ रहे थे। हम इसे फास्ट फूड कहते हैं। और यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे अच्छे एजुकेटेड, मैं कहूँगा MBS भी आते हैं, टीचर्स भी आते हैं, मतलब एजुकेटेड लोग। जब उनसे मैं पूछता हूँ तो वो फास्ट फूड में जंक फूड बता देते हैं। कहते हैं सर ये दोनों एक ही तो है, जंक फूड और फास्ट फूड। मैं कहता नहीं, फास्ट फूड ये होता है, जंक फूड ये होता है। फास्ट फूड तो सही है, फास्ट फूड इज़ ए गुड थिंग। और आप जितना फास्ट फूड खाते हैं दैट इज़ गुड फॉर यू, और जितना जंक फूड खाते हैं सारे मामला पलट गए। ओके, समझे जी। तो अब बेसिकली क्या है कि आजकल के जितने भी आइटम हैं मैदे से बने होते हैं। आप चाउमीन ले लीजिए, नूडल्स ले लीजिए, बर्गर ले लीजिए, पिज़्ज़ा ले लीजिए, भटूरे ले लीजिए, समोसा ले लीजिए, ब्रेड पकौड़े, ये सारी चीज़ें मैदा यूज़ हो रहा है। जब आप रोटी खाते हैं तो रोटी आपके शरीर में 4 से 4.5 घंटे में डाइजेस्ट होकर के बाहर निकलने की तैयारी में होती है। लेकिन मैदे जैसा आइटम आपके शरीर में 10 से 12 घंटे पड़ा रहता है। अगर वो पड़ा रहेगा तो इसका मतलब वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? कब्जियत बढ़ेगी। कब्जियत बढ़ेगी तो आपको पाइल्स जैसी बीमारी 100% गारंटी के साथ होगी। जैसे डॉक्टर साहब ने ठीक करने की गारंटी दी है, मैं आपको होने की गारंटी देता हूं कि अगर आप इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा हैं तो आपको पाइल्स 100% गारंटेड होगी। लेकिन क्या है कि हमें समझना पड़ेगा हम क्यों खाते हैं, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कब खाते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये हमें समझने चाहिए। हम अगर एजुकेटेड हैं तो हमें इन चीज़ों को ले कर चलना चाहिए। पाइल्स एक डिसऑर्डर है जिसको ठीक किया जा सकता है। लोग बताते नहीं हैं, लोग शर्माते हैं। जब ये चीज़ें बढ़ जाती हैं तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं हमारे साथ कि जो बेड रिडन होते हैं, ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं। ओल्ड एज पेशेंट्स का डाइजेशन वैसे ही स्लो हो जाता है, लेकिन खाने का शौक नहीं ख़त्म होता है। हम सब कुछ खाते हैं, तो सब कुछ खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। जो ऐसी चीज़ें हैं डाइजेस्ट नहीं हो पाती वो भी खाते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाती है। तो ओल्ड एज में भी पाइल्स हो जाती है। बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं जो डिजीज स्पेसिफिक हैं, बेड रिडन है, तो उस हिसाब से उनका जो डाइजेशन है वो स्लो होता है। स्लो होगा तो कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा, कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा तो पाइल्स के चांसेस, आपके एनल में प्रॉब्लम के चांसेस बढ़ जाएंगे, डिसऑर्डर होगा। अब दूसरा डॉक्टर साहब के साथ एक डॉक्टर साहब आयुर्वेदाचार्य भी हैं और श्री कृष्णा आयुर्वेदा भी डॉक्टर साहब रन कर रहे हैं जी। मैं हाँ, ये आप जो देख रहे थे ये एक हमारी एक पाइल्स की किट है बेसिकली। ओके। और ये बहुत पुरानी किट में लॉन्च की थी हमने ये। ओके। ये किट 2014 से लॉन्च्ड है और काफ़ी लोगों ने इसको यूज़ करके बेनिफिट उठाया है। ये श्री कृष्णा अर्शोनेस पाइल्स किट है जो खूनी और बादी दोनों तरह की पाइल्स को कवर करती है। ऐसी पाइल्स जिसमें अभी किसी तरह के इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, या अभी आपको स्टार्ट हुई है, या आपको लगता है कि कुछ दिन में मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है जिससे मेरे एनएस में कुछ प्रॉब्लम आती है, पेन होता है या कुछ लैटिन टाइट आती है, तो पाइल्स होने के चांसेस वहाँ पे 100% हैं। तो उसको यूज़ कर करके आप ऑनलाइन हर पोर्ट से मंगवा सकते हैं, जितने भी आपके ऑनलाइन पे प्लेटफॉर्म है वहाँ से मंगवा सकते हैं।
और इसके बारे में डॉक्टर साहब भी थोड़ा सा और बीच में बेहतर बताना तरीके चाह से रहा था बताइए। आपको। बेसिकली ये जो मेडिसिन है, जैसे कोई पेशेंट हमारे से यहाँ पे से 1000 किलोमीटर दूर है, मतलब सो फार मतलब रहते हैं जो लोग, आपको पता ही है इंडिया कितना बड़ा है, और मेनली जो बेड रिडन हो गए हैं, डायबिटिक जिसको वुंड हो गया है, और जो कैंसर जिनको हो गया है, जिनकी सर्जरी कामयाब नहीं होती है, हार्ट के में जैसे किसी को अटैक पड़ गया, किसी को छल्ला डाल दिया, या बाईपास, आपको पता है पूरा ज़िंदगी तक उनको बीपी की और वो ब्लड थिनर दवाई दी जाती है, तो वो उस समय पे जैसे कोई भी चीज़ें कारगर नहीं होती हैं, हर जगह पे मना कर दिया जाता है लगभग। लेकिन उस कंडीशन में भी मैंने कई केसेस किए हैं, लेकिन जब ज़्यादा ही हार्ड मतलब कोई प्रॉब्लम हो कि किसी की 2 बाईपास हो चुकी हैं, किसी को 3 स्टेंट हैं, 2 साल से वो खून पतला करने की दवाई खा रहा है, और ऐसे मतलब ऐसा दय रोग लगे हैं जिनमें वो पाइल्स में मतलब कि करवाने के लिए एक टीम होती है, जैसे फिजिशियन की अलग हो गई है, और अलग अलग टीम में उनको जांच करके फिर वो एक डिसाइड किया जाता है कि ये किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। उसमें 90% जो इस तरह की जो मैंने बीमारियां बताई हैं उसमें केस नहीं करते। उसमें हमारा जो एक महीने का एक प्योर आयुर्वेदिक है, और पिछले 2014 में हमने इसको लॉन्च किया था। बाकायदा उन लोगों के लिए है जो या हमारे आसपास भी आएंगे, हमें लगेगा ये ठीक होने वाला नहीं इस तरह से, तो हम ये दवाइयाँ देते हैं, और इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। पेट साफ़ के लिए भी है, पाइल श्रिंक हो जाते हैं। एक आयुर्वेदिक ऑयल होता है जिसको लोकल अप्लाई किया जाता है। कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है इसमें, और ये नहीं है कि अब ये गोली खानी है उस टाइम पे वो करना है। और रात्रि के लिए एक इसमें स्टूल सॉफ्टनर होता है जो आयुर्वेदिक चूर्ण होता है, जिससे पेट साफ़ होगा। आपको पता है कि भाई जिसका पेट ठीक है तो सारे रोग ठीक हैं। तो बेसिकली ये हमारी किट है, और ये बाई ऑर्डर कोई भी अगर चाहे तो हम जो नंबर देंगे बाई कोरियर उनके घर पे पहुंचा दी जाती है, और बाकायदा उनको समझाया जाता है कि क्या खाना है, क्या पीना, और इसको कैसा लिया जाता है। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे पास अभी 2 सवाल और हैं छोटे छोटे से। पहला सवाल तो ये कि आपका ये फरीदाबाद में क्लिनिक है, क्या कहीं और भी क्लिनिक है? हाँ, गुड़गांव में सर, मैं 18 ईयर से मेरा हॉस्पिटल है, नहीं है, मैंने 99 में डाला था वहाँ पे सेंटर। ओके। तो पिछले 18 साल से तो वर्किंग मेरी यहाँ पे ट्यूसडे और वेडनेसडे रहती थी। मेरे फादर साहब और डॉक्टर JH डबास, जिनका मैं नाम लेना चाह रहा हूँ, जो मेरे प्रोफेसर थे कॉलेज के अंदर, एक बहुत ही बड़े विद्वान डॉक्टर हैं, खाली वो एज्ड हैं काफ़ी, वो भी 4 सूत्र, और उनसे ऊपर एक हमारे, मैं गुरुजी का भाई एक मान सम्मान करता हूँ। देखिए, ये भी एक चेला और गुरुपति होते हैं कि आप ये सोचते हो ना कि भाई आपने डिग्री की है और आपने MS किया, क्या कोई उसका गुरु नहीं होता है? तो जब केस चल रहे होते हैं, बुक्स आगे होती हैं, जब कोई सुपर स्पेशलाइजेशन की जाती है ना, केस सामने होता है और बुक साथ में होती हैं, और सारा जब वो उसी हिसाब से चलता है ये सिस्टम। तो ऐसे ही ये सिस्टम जो है, मतलब जो हम चलाते थे, डॉक्टर डबास जी और डॉक्टर लालता प्रसाद जी, जिनके बारे में बता रहा हूँ, उनका बरेली में काफ़ी अच्छा नाम है, और इंडिया के नंबर 1 मैं कहूँगा। उनसे ऊपर कोलोरेक्टल या एनोरेक्टल मतलब बवासीर फिशर में उनका कम से कम नहीं तो 60 साल का एक्सपीरियंस है, जिनके अंडर मैं कम से कम 10 से 12 साल एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। ओके। तो गुड़गांव में कहाँ पर है? गुड़गांव में एक्चुअली वर्कशॉप का गेट है, बस स्टैंड के पास में ही। बस स्टैंड के सामने? हाँ जी, हाँ, नहीं, बस स्टैंड से जो शीतला माता की तरफ चलते हैं जी, तो हरियाणा रोडेज वर्कशॉप का गेट है, उसके जस्ट ऑपोजिट। हाँ, ये इसी नाम से स्वामी और मेरा ही नाम लिखा हुआ है। एक बिल्डिंग है, साथ में एक मेडिकल स्टोर है, अग्रवाल मेडिकल स्टोर है। वहाँ पे मेरे कुछ डॉक्टर 4 दिन के लिए रहते हैं, और इमरजेंसी के लिए भी रहते हैं, अगर इमरजेंसी कोई केस आता है तो। और संडे टू संडे मैं 2 बजे के बाद वहाँ पर जाके जो क्रिटिकल केस है मैं करके आता हूँ। दूसरा मेरा सवाल है कि अगर किसी के पास कोई गरीब आदमी है और वो आ ही नहीं सकता आपके क्लिनिक पे, वो चाहता है, या फिर किसी को पाइल्स है ना, नहीं है, और वो उसको कभी ना हो, तो खाने पीना उसको क्या किया जाए भाई वो खाने पीने से भी दुरुस्त रह सकता है? सर देखिए, अगर ये बीमारी की मैंने बताया स्टार्टिंग में, जब कोई चीज़ फैल जाती है बहुत ज़्यादा, अगर आपको स्टार्टिंग में ब्लीडिंग आ गया और आपने ध्यान ही नहीं दिया, दवाई खा ली, भाई मैं ठीक हो गया, ब्लीडिंग मेरी बंद होगी, दर्द बंद हो गया, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दे दिया,
लेकिन वो ये सोचता ठीक हो गया, फिर वही खान पान, वही कहते हैं ना कि भाई जब एक वो छोटा सा एक मैं बात बोलना चाह रहा हूँ, जब फीमेल्स जो हैं, चलो हमारी माँ लगा लो, जैसे उन्होंने भी हमें पैदा किया होगा तो उन्होंने ये कहा होगा कि भाई मैं दूसरा बच्चा नहीं करूँगी, बिकॉज मेन पेन जिसको बोला जाता है। 3 से 4 पेन हैं जो असहनीय हैं, जिनके बारे में फिर अब ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, मैं बताऊंगा। लेकिन एक डिलीवरी का भी एक ऐसा आपको पता है कि पुराने ज़माने में और अब कैसे क्या होता है, तो वो ये कहते हैं कि मैं अगला बच्चा नहीं पैदा करूँगी, और फिर वही साल 2 साल बाद फिर बच्चा हो जाता है। तो थोड़ा सा ऐसे ही उसका है। लोग जो है भूल जाते हैं कि भाई डॉक्टर साहब ने कहा था इन चीज़ों से बचो और वो करो, और वो अब आजकल नॉन वेज ड्रिंक और ये जो जितने भी युवा आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ, और ये एनसीआर का एरिया है, आजकल माँ बापों ने फ्रीडम इतनी दे रखी है, किसी को कोई कहीं है, बच्चे कहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, मैगी खा रहे हैं 1 बजे, ये बस वही सिस्टम ख़राब है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो भाई जितनी डिटेल मैं ले सकता था पाइल्स को लेके, और इतनी सारी पाइल्स से रिलेटेड जो उसकी मौसी, काकी, बुआ, फूफा, जो उसके बीमारियां के पार्ट हैं, वो जितनी डिटेल मैं ले सकता था ले ली मैंने। और भाई मैं सारी डिटेल आपके यहाँ पे आना है, कैसे आना है, फ़ोन करके आप आ सकते हैं, जो भी ये सारी डिटेल मैं मेंशन कर दूंगा। लेकिन भाई इससे बेस्ट और कोई क्लिनिक हो नहीं सकता जहाँ पे इतनी सारी जानकारियाँ मिलें। कमेंट बॉक्स में मेरे को ये और राय दें, नेक्स्ट वीडियो किस बीमारी पर बने, नेक्स्ट वीडियो किस बीमारी पे बने, हरियाणा में कौन सा हॉस्पिटल बेस्ट हो सकता है। बाणा की वीडियो बनाई थी और आज ये अब बवासीर के ऊपर। तो फिलहाल ये वीडियो इतनी, फिलहाल तो कि पूरी लंबी वीडियो होगी, लेकिन इससे ज़्यादा बेस्ट वीडियो नहीं हो सकती। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।